खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आप रात को किस वक्त आए थे? राहिला ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। जिस वक्त मेरा दिल किया वापस आ गया। तुम यूं रिवायती बीवियों की तरह मुझे फिक्रमंदी न जताया करो। उसने तल्ख अंदाज में उसे झाड़ा। मुझे सच में फिक्र थी नदीम, मैं सोई नहीं, बहुत देर तक आपका इंतजार। बस बस, उसने हाथ उठाकर दरिश्ती से उसकी बात काटी। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए फिक्रमंद होने की। मैं जब आया तुम मजे से सो रही थी, अब मुझे जता रही हो तुम। आपको हर बात में गलत मैं ही लगती हूँ, उसने कदरे जलाए हुए अंदाज में कहा। तो वो दांत पीसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। बेड पर बैठे बैठे वो डरी। तुम, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। उसने राहिला का बाजू थामकर बुरी तरह मरोड़ा और उसकी कमर से लगा दिया। वो तड़पी बाजू से दर्द की टेसे उठी थी। नदीम छोड़े मुझे, मेरा बाजू टूट जाएगा, वो दर्द से चिल्लाई। अब बोलो, चिल्लाओ अपनी ये गज भर लंबी जबान। वो उसके कान के करीब गिर्राया था और बाजू पर दबाव और बढ़ा दिया। वो मचलने लगी। नदीम प्लीज छोड़े मुझे, उफ मेरा बाजू टूटने लगा है। वो कराही, आइंदा अपनी काली जुबान बंद रखना मेरे सामने, वरना काटने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने राहिला का बाजू छोड़कर उसे धक्का दिया। वो औंधे मुंह बेड पे गिरी। वो उठकर बैठ गई और अपना बाजू टटोला। खिंचाव की वजह से अभी भी दर्द हो रहा था। वो बाजू सहलाने लगी। डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स छोटे से हालनुमा कमरे में जमा थे। यहाँ सद्दफ को वेलकम पार्टी दी गई थी। कई फीमेल टीचर्स भी थीं, लेकिन वो सब में नुमाया थी। नदीम कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। आज वो कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डार्क ब्राउन कलर की स्टाइलिश लंबी सी कमीज और जीन्स में उसकी शख्सियत निखर आई थी। उसकी निगाहें नदीम से चार हुई तो वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई थी। कैसे हैं नदीम साहब? वो उसके करीब ही कुर्सी पे बैठते हुए बोली। बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ये मेरे नाम के साथ साहब का दम छल्ला ना लगाएं। मेरा नाम नदीम है, मुझे नदीम ही बुलाएं। वो उसे निगाहों में भरते हुए बोला। वो दुपट्टा पहने हुए थी, मगर उसके मौजू बदन की उठान छुपाए नहीं छुप रही थी। नदीम ने उसे कुन अखियों से देखा। उसके तरशे हुए लब, छोटी सी नाक और किताबी चेहरा उसे अपनी तरफ खींचने लगा था। उसे पाने की ख्वाहिश उस लम्हे और बढ़ी। ठीक है, नहीं लगाऊंगी नदीम, वो सादगी से बोली। नदीम ने उसे सराहा था। मुझे इस तरह की पार्टीज पसंद तो नहीं, लेकिन ये यहाँ का असूल है तो ठीक है, वो बोल रही थी। छोड़ें, एंजॉय करें आप, वेलकम है आपका यहाँ पे, वो उसे देखते हुए बोला और प्लेट से कबाबों का पीस उठाकर मुंह में रखा और चाय का कप होंठों से लगाया। निगाह अभी भी सद्दफ पे अटकी हुई थी। इसी असना में कुछ और फीमेल टीचर्स ने सद्दफ को अपनी तरफ बुलाया था। वो उठकर उनकी तरफ बढ़ गई। वो उसे दूर जाता हुआ देखता रहा, उसकी चाल पर गौर करता रहा। पार्टी अच्छी थी, सद्दफ को काफी मजा आया। तकरीबन सभी से उसका तारुफ हो गया। अभी वो यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर दे के ऑफिस में आई थी। अपना पीसी ऑन करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हुआ। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई थी। यस, कम इन, उसने कहा। नदीम अंदर आया था। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? उसने पूछा था। नहीं नदीम, आ जाए, मैं फ्री हूँ, वो पीसी के साथ उलझते हुए बोली। वो उसकी दाईं तरफ सोफे पर बैठ गया। कोई काम नहीं था, सोचा तुमसे दो बातें कर लूं। कोई मसला है क्या? उसे कंप्यूटर की पीसी के साथ उलझा देखकर उसने दरियाफ्त किया था। ये ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। रुको, मुझे देखने दो। वो उठकर उसकी तरफ आया और उसकी कुर्सी के करीब झुकते हुए टेबल के नीचे पड़े केबल्स के साथ खटर पटर करने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब था, यूं कि अगर वो अपना घुटना जरा सा बाएं करती तो वो नदीम के बाजू से मस हो जाता। इतने करीब पाकर वो फिर से बेचैन हुई थी। हाँ, अब देखो, वो चंद लम्हे बाद सीधा खड़ा होके बोला और अपना हाथ उसकी कुर्सी की पुश्त पे रखा। अब की बार जब सद्दफ ने ऑन बटन दबाया तो स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई। शुक्रिया, वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली। तार निकल गई थी, वो लगाई तो ऑन हो गया। अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दिया था, वो कदरे शर्मसार सी बोली। तुम ऐनक लगाओ तब दिखाई देगा। वो उसके सर पे हल्की सी चपत लगाते हुए सोफे पे जा बैठा। सद्दफ ने कुर्सी उसकी तरफ मोड़ी। उसके दिल में खदबद सी हो रही थी।
रात को भी वो काफी देर उसके बारे में सोचती रही थी। अब वो फिर सामने था। क्या वो उसे पसंद करने लगी है? उसने दिल ही दिल में सोचा। नदीम, आप शादीशुदा है ना? वो इस अचानक सवाल पे चौंका था। हाँ, बदकिस्मती से, वो उकताए हुए अंदाज में बोला। बदकिस्मती से क्यों? उसने भवें उचकाई। क्योंकि ये मजबूरी का सौदा है, वरना वो औरत इस काबिल नहीं कि उसके साथ रहा जा सके। शायद जल्द ही हमारे रास्ते जुदा हो जाएं। ओह, उसने होंठ सिकोड़े। उसे नदीम से हमदर्दी महसूस हुई थी। इतने चार्मिंग आदमी को शरीके हयात अच्छी नहीं मिली थी। मुझे एक और लड़की पसंद आई है। कौन? वो नासमझी से बोली। है एक। वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई? हाँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे हैं। वो कदरे अफसरदगी से बोली। कितने साल की हो तुम? लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, उसने तंबीह की। नदीम हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छा, नहीं पूछता, तुम वैसे ही बता दो। 29 की हो जाऊंगी अगले महीने, वो सादगी से बोली। 29 की लगती नहीं तुम, नदीम धीमी आवाज में बोला। वो सुर्ख हुई थी। फिर कितने की लगती हूँ? 25 की? जी नहीं, इतना भी झूठ ना बोले, वो मुंह बना के बोली। अच्छा, तुम जरा खड़ी हो जाओ। क्यों? खड़ी तो हो पहले जरा। ये लें, हो गई। वो खड़ी होते हुए बोली। मैंने गलत कहा था, तुम 25 की नहीं 20 की लगती हो। वो उसे भरपूर नजरों से देखते हुए बोला। उसका चेहरा हया से लाल हो गया। बहुत बदतमीज हैं आप, उसने घूरते हुए कहा। वो हंस पड़ा। मैं बदतमीज हूं और तुम खूबसूरत, वो बेबाकी से बोला। सद्दफ उसे देख कर रह गई। वो उसकी तरफ खींचने लगी थी और अपने आप को समझने से कासिर थी। शादी ना हो सकने की वजह से उसके कुछ जज्बे ना आसूदा रह गए थे, जो अब सर उठाने लगे थे। राहिला फिर अमीना खाला के घर आई थी, लेकिन इस बार उसका मकसद खाला से मिलना नहीं बल्कि काशिफ से मिलके वो दवा लेनी थी। दरवाजा उसी ने खोला और उसे देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। अंदर आ जाओ, उसने कहा तो राहिला ने अंदर कदम रख दिया। खाला कहाँ है? उसने दरियाफ्त किया। अंदर सो रही हैं कमरे में, उसने बेपरवाही से कहा। वो आज भी कल के जैसे हुलिये में था। जीन्स फटी हुई थी और शर्ट के बटन तो शायद वो बांधता ही नहीं था। इस वक्त सोई हुई हैं? राहिला ने कदरे हैरत से पूछा। दोपहर ढलने लगी थी और मौसम कदरे खुशगवार था। बादलों ने सूरज के चेहरे को ढांप रखा था। हो सकता है जाग रही हो, पर तुम्हें उनसे मिलना है क्या? वो रुक कर उससे पूछने लगा। नहीं, मुझे तुम जल्दी से वो चीज दो, फिर मैं चली जाती हूँ, वो बोली। ठीक है, यहाँ कमरे में आ जाओ। कमरे में क्यों? वो बुद्ध की। अरे डरो मत, आ जाओ, अंदर देता हूँ। वो डरी डरी से उसके साथ आगे बढ़ी। काशिफ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। राहिला दरवाजे में ही रुक गई। रुक क्यों गई? वो वापस मुड़ा और उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। वो कसमसाई। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था जिसके साथ तपाई थी। उसके ऐन सामने एक कुर्सी और कंप्यूटर पड़ा था जिसकी स्क्रीन इस वक्त तारीख थी। कमरे में कई फैशन के रिसाले बिखरे पड़े थे जिनमें लड़कियां नीम अरियां पोज बनाए खड़ी थीं। उन्हें देखकर वह चौंकी। छोड़ो हाथ, अब जल्दी से दो, वो हाथ छुड़ाते हुए बोली और कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। वो बेड किनारे नसिब टेबल की तरफ बढ़ा और टेबल की दराज खोलकर कई चीजों के नीचे से एक छोटा सा पैकेट बरामद किया। यह है तुम्हारे काम की चीज। वो पैकेट उसके सामने लहराते हुए कहा। उसमें सफेद रंग का सफूफ था। राहिला ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ एकदम पीछे कर लिया। ना, ऐसे नहीं, वो बोला था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि उसकी एक शर्त होगी, उसने राहिला के करीब आते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या शर्त? पैसे मैं लाई हूँ, ये लो। उसने मुट्ठी में पकड़े नोट उसकी तरफ बढ़ाए। कितने का है ये? जल्दी बताओ, नदीम आने वाले होंगे, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। पैसों का मामला नहीं, कुछ और शर्त है मेरी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। वो उसके कुछ और करीब सिरका। क्या है बताओ भी? वो उसके करीब ऐन सामने खड़ा हो गया। वो उसकी नजरों में छुपा पैगाम साफ पड़ने लगी थी। जो वो चाहता था वो बिन बोले समझ गई। तुम होश में तो हो? पता है कितने छोटे हो तुम मुझसे? हाँ पता है, मुझे 4 साल छोटा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मैं शादीशुदा हूँ, अब रास्ता दो मुझे, मैं जा रही हूँ। वो उसके हाथ अपने कंधों पर से झटकते हुए दो टोक अंदाज में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे काशिफ पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अच्छा रुको रुको, उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर काशिफ लपक कर उसके सामने आया था। अब क्या है? वो गुस्से से बोली। ये लो, ले जाओ, ये कोई शर्त नहीं है मेरी। उसने पैकेट राहिला की तरफ बढ़ाया। अब क्यों दे रहे हो? वो तेज लहजे में बोली। सॉरी, शर्त के लिए, मैं जरा बहक गया था।
उसने नदामत से सर झुकाया। राहीला ने उसे बगौर देखा। ये लो, पर एक वक्त में ज्यादा मत लेना, ये 1 हफ्ते के लिए काफी होगा। ठीक है। राहीला ने पैकेट लेकर पैसे उसके हाथ में थमाए और बाहर निकल गई। वो उसे ललचाई हुई नजरों से जाते हुए देखता रहा। उसने जानबूझकर उसे पैकेट दिया था। जब वो उसे इस्तेमाल करती तो उसकी आदी हो जाती, और जब वो खत्म हो जाता तो मजीद के लिए वो काशिफ का ही रुख करती, फिर उससे अपनी हर शर्त मनवा सकता था। वो मुस्कुराया। सद्दफ को यूनिवर्सिटी में आए कई दिन हो चुके थे और अब वो यहाँ के माहौल में काफी हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। सभी से जान पहचान बन गई थी और कुछ लोगों से बेतकल्लुफी होने लगी थी, जिनमें नदीम भी शामिल था। अब वो अक्सर फारिग औकात में उसके ऑफिस आ जाता और वो देर तक बातें करते। इस वक्त भी लंच ब्रेक होने में कुछ देर थी कि वो दस्तक देकर अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए उसके दाहिने तरफ बड़े सोफे की तरफ बैठ गया। मुझे बैठने के लिए इजाजत की जरूरत तो नहीं ना? वो बैठते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, बैठ जाएं। वो थकी हुई से मुस्कुराहट लिए बोली। नदीम उसे गौर से देख रहा था। थक गई हो? हाँ, आज थक गई। इतना काम करने की आदत नहीं ना, मुसलसल क्लासेज लेती रही हूँ। ये तो है। चलो मैं दूर करूँ तुम्हारी थकन। वो कैसे? उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। देखती जाओ, वो बोला और उठ के उसकी कुर्सी की पुश्त पर आ गया और आहिस्ते से अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए और दुपट्टे के ऊपर से ही उसकी गर्दन और कंधों के पट्टों को उंगलियों में पकड़ के दबाने लगा। सद्दफ ने होंठ भींच लिए। उसका हाथ अपने कंधों पे सिरकता महसूस करके उसे सिनसिनी सी होने लगी थी। उसकी धड़कनें बेतरतीब हुईं। नदीम, अब बस करें, वो बमुश्किल बोली, मगर वो रुका नहीं। उसके कंधों और गर्दन को पीछे से नरमी से उंगलियों में दबाता रहा। वो बेकरार हुई। उसके लम्स में कुछ था जो उसे बेखुद कर रहा था। चंद लम्हे वो यूं ही होंठ भींचे बैठी रही, फिर उसने हाथ हटा लिए। चलो अब जाएं लंच के लिए, वो बोला था। सद्दफ खुद को संभालती हुई उठी और बैग कंधे पर लटका कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। शहजाद के करीब से गुजरते हुए उनकी नजरें मिली थीं। फिर जो हुआ एकदम हुआ। शहजाद ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर दीवार से लगा लिया और अपने होंठ उसकी गर्दन के उरियां हिस्से पर रख दिए। उसके होंठों को अपनी गर्दन पे महसूस करके सद्दफ सुन सी हो गई। लंच ब्रेक हो गया था और डिपार्टमेंट में कोई ना था। सभी कैंटीन की तरफ जा चुके थे। वो उसे मजबूत हाथों में थाम कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ जहाँ बजा रख रहा था। सद्दफ के कंधे पर रखा पर्स सिरक कर उसके हाथ में आ गया। वो बमुश्किल रुख मोड़ कर उसकी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों में ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। 29 साल जवान जहान लड़की थी। मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके यहाँ आई थी, जिसमें उसका वास्ता कई तरह के लोगों से पड़ता रहा था। मगर नदीम कुछ अलग था। वो उसकी तरफ खींची जा रही थी। उसके अंदर अजीब जज्बात बेदार होने लगे थे। कोई नौ उम्र लड़की ना होने के बावजूद उसने खुद को संभाल के रखा था। ऊंचा कद, खूबसूरत अनछुआ बदन और साफ रंगत। वो हसीन थी। नदीम का लम्स उस पे बेखुदी क्यों तारी करता था, वो समझ नहीं पा रही थी। कैंटीन नहीं जाना क्या? सुर्ख होते चेहरे और तेज सांसों के दरमियान सद्दफ ने उससे पूछा। वो उसके बेहद करीब था। उसके गर्म सांसों की तपश सद्दफ को अपने चेहरे पर महसूस करके बेकरार हो रही थी। नदीम ने अपना हाथ उसके तपते हुए गाल पे रखा और अंगूठा उसके होंठों पे नरमी से फेरने लगा। सद्दफ के होंठ नीम वाह हुए। कुछ देर बाद नहीं जा सकते? वो और करीब होते हुए बोला। वो उसकी कुर्ब से पिघली जा रही थी। जिस्म में हिजान सा भरने लगा था। नहीं, अभी चलते हैं, बाद में ब्रेक खत्म हो जाएगा, वो खुद को संभालते हुए बोली और खुद को छुड़ाकर बाहर का रुख किया। वो दोनों ऑफिस एरिया से बाहर आए और साथ साथ चलते सीढ़ियां उतरकर कैंटीन की तरफ बढ़े। सद्दफ ने उसे देखा। इन दोनों को मिले चंद दिन ही हुए थे। बिलाशुबा वो एक भरपूर मर्द था। लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और चमकदार आंखें जिनमें जहानत थी। बोलने का अंदाज में एक ठहराव था। उसने दुपट्टा अपने सीने पर फैलाया और धड़कते दिल से उसके हमरा कैंटीन की तरफ जाने लगी। छुट्टी का दिन था। सद्दफ काफी देर से जागी हुई थी, मगर उठने पे दिल राजी ना था। वो कंबल में यूं ही दुबकी रही। मामा कई बार आके उसे उठने का बोल चुकी थी, मगर वो ढीठ बन के सोई हुई थी। उसके फोन के मैसेज टोन बजी थी। उसने हाथ बढ़ाकर तपाई पर से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। नदीम का नंबर स्क्रीन पे था, जो गुड मॉर्निंग बोल रहा था। वो मुस्कुराई और उसे जवाबी पैगाम भेजा। क्या कर रही हो?
कहीं घूमने जाएं आज? नया मैसेज मौसूल होने के बाद वो सोच में पड़ गई। कहाँ जाना है? बिलाकर उसने रिप्लाई किया, वैसे आउटिंग पे। अच्छा ठीक है, उसने कहा। नदीम ने उसे फैमिली पार्क में आने को कहा था। वो कसलमंदी से उठी और वॉशरूम में जा घुसी। वो मुसलसल नदीम के बारे में सोचे जा रही थी जो उसके हवास पे छा रहा था। वो बेताब थी उससे मिलने के लिए। फ्रेश होके वो कमरे से बाहर आई। अम्मी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। वो उनके पास से गुजरते हुए किचन में आ गई और बर्तनों से नाश्ता निकालकर खामोशी से करने लगी। बैरूनी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। कोई आया था घर में। पल भर में घर में बच्चों की चहकारें फैल गईं। वो मुस्कुराई। जीनत खाला आई थी। वो जल्दी से नाश्ता खत्म करके बाहर आई। खाला अपने 2 बच्चों के हमरा लाउंज में बैठी थी, जबकि बच्चों ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया था। वो खाला से गले मिली और उनके साथ ही सोफे पे बैठ गई। कुछ लम्हे उनसे बातें करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। उसे नदीम से मिलने जाना था। वो वॉशरूम में घुस गई, शावर लिया, कपड़े बदले और बाहर आ गई। उसने स्टाइलिश सी स्याह रंग की कमीज और सफेद चूड़ीदार पाजामा पहन रखा था। पाजामा कदरे चुस्त था और उसकी सडोल टांगों को नुमाया कर रहा था। इस लिबास में वो कयामत ढा रही थी, जिसका उसे बखूबी अंदाजा था। वो मेज के सामने बैठ गई। हल्का सा मेकअप करने के बाद वो शीशे में देखकर हल्के से मुस्कुराई। छोटा सा पर्स थामा, जूते पहनकर छोटा सा दुपट्टा कंधों पे डाला और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसका रुख लाउंज की तरफ था। हाँ, वो लोग सद्दफ के लिए आना चाहते हैं। कब तक घर बिठा के रखोगी इसे? लाउंज की तरफ जाते हुए उसने खाला को बोलते सुना। वो ठिठकी। खाला बिला शको शुबा उसी की बात कर रही थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वो दोनों खामोश हो गईं। सद्दफ ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी ने पूछा। दोस्त के घर, उसने जवाब दिया। कुछ देर में आ जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना, अम्मी ने कहा। तो वो मुस्कुराई और बाहर आकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। नदीम से मिलने के ख्याल से उसे गुदगुदी सी होने लगी थी। उसने फोन निकालकर उसे मैसेज किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जा रहे हैं हम? सद्दफ ने बेताबी से पूछा। वो पार्क तक अपनी गाड़ी में आई थी, फिर वहां नदीम की गाड़ी में बैठ गई। नदीम ने पार्क के अंदर जाने के बजाय गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। हम पार्क में नहीं जा रहे, बहुत लोग होते हैं वहां, नदीम ने ड्राइविंग पे तवज्जो मरकूज करते हुए कहा। फिर कहाँ? वो सोच में पड़ गई तो नदीम उसे देखकर मुस्कुराया। डरो नहीं, तुम्हें अगवा नहीं करूंगा मैं। वो खफीफ हुई, फिर सर मोड़कर बाहर के मनाजर देखने लगी। उनका रुख शहर से बाहर की तरफ था। वो चौंकी लेकिन खामोश रही। वो शहर से बाहर आ गए थे। आबादी खत्म हो गई थी। इक्का दुक्का घर कुछ कुछ फासले पर मौजूद थे। कुछ मजीद दूर आकर जंगल शुरू हो गया। यहाँ सड़क के दोनों जानिब जंगली दरख्तों और पेड़ पौधों की बहुतात थी। नदीम ने एक जगह सड़क से उतारी और कुछ दूर ले जाकर दरख्तों के दरमियान रोक दी। वो गाड़ी बंद करके नीचे उतरा और सद्दफ की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने का इशारा किया। कैसी जगह है ये मिलने के लिए, बताओ? वो उससे पूछ रहा था। वो आस्तगी से उतरकर बाहर आई और दरवाजा बंद किया। वो दरख्तों के वस्त में थे। सूरज की रोशनी वहां बेहद कम पहुंच रही थी। अजीब सी जगह है। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, प्यारी जगह है। वो हल्की सी मुस्कुराई। चलो बैठो यहाँ, उसने कहा तो वो उस हमरा एक साफ सी जगह पे घास की ऊपर बैठ गई। वो बिल्कुल करीब ही बैठ गया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं। हमें तन्हाई मुयस्सर ना आती। तन्हाई की क्या जरूरत? उसने आंख उठाकर नदीम को देखा। हम बात तो वहीं भी कर लेते। वो बोली। ना जाने क्यों दिल बेतरह धड़कने लगा था। वो उसके बेहद करीब बैठा था। वो अपनी जिंदगी में किसी मर्द के इतने पास नहीं आई थी। उसका गला खुश्क होने लगा। क्योंकि मुझे तुमसे तन्हाई में मिलना था, वो भारी सी आवाज में बोला और उसके बाजू को थामकर नीम दराज हो गया। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे, फिर नदीम ने उसे खींच के अपने करीब किया। वो उसके ऊपर ढह सी गई। उसकी सांस धोखनी की तरह चलने लगी थी। नदीम ने उसे जरा दूर करके उसका दुपट्टा जुदा किया और उसे अपने साथ लिपटा लिया। वो बेकरार सी हो गई और आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगी। नदीम उसके चेहरे पे नरमी से अपने होंठ रख रहा था, उसके एक एक नक्श को चूम रहा था। साथ ही उसका हाथ उसकी नाजुक कमर को सहला रहा था। वो उसके नाजुक गुलाबी होंठों को छूता रहा। वो उसे देखे गई। वो अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाया तो सद्दफ ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ सुलगने लगे। उसने होंठों पे तवील बोसा लिया था। सद्दफ का पूरा वजूद कांप उठा। दूसरा बोसा उससे भी ज्यादा तवील था।
उनके होंठ जैसे आपस में पैवस्त से हो गए थे। इस लम्हे कहीं करीब ही खटका सा हुआ था जिसे दोनों ही ने सुन लिया। यहाँ कोई है करीब ही, वो बोला और उससे जरा दूर हुआ। वो सुर्ख आंखों से उसे देखे गई। होंठ अभी भी नीमवा थे। चलो देखते हैं। किसी के बोलने की आवाज फिर आई थी। नदीम इस जानिब बढ़ा। वो खुद को संभालती उसके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर नदीम ढलवान पर रुक गया और नीचे देखने लगा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीमे कदमों से चलते हुए उसके करीब आई और उसके कंधे की ओर से कुछ दूर नीचे झांका। उसकी सांसें फिर से गडमड होने लगीं। उनसे कुछ ही फासले पर एक मर्द और औरत खुश फैलियों में मसरूफ थे। कपड़ों से वो देहाती नजर आते थे। औरत का लिबास कुछ हद तक उतरा हुआ था और मर्द ने उसे दबोच रखा था। अंदाज से साफ नजर आता था कि यह औरत की रजामंदी से हो रहा है। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ वापस पलटी। पिछली जगह पर आते ही नदीम ने उसे उकब से बाजुओं में भर लिया। नहीं नदीम, अभी घर जाना है। फूली सांसों के बीच में वो बमुश्किल बोली। उसकी पुश्त नदीम के सीने से लगी हुई थी और वो उसके हाथों को अपने पेट पर महसूस कर रही थी। नहीं, घर नहीं जाते। जो तुमने अभी देखा वहां वो करते हैं। उसने कान के पास सरगोशी की। उसका इशारा जिस तरफ था उसे याद करके सद्दफ की सांस रुकने लगी। नहीं नदीम, आज नहीं, प्लीज, अभी घर जाते हैं। वो खुद को जब्त करते हुए आहिस्ता से बोली तो नदीम ने लंबी सांस ली। ठीक है। उसने गिरफ्त ढीली कर दी। सद्दफ उसकी घेरे से निकल आई और खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी। उसने दुपट्टा उठाकर खुद पे फैलाया और नदीम की तरफ देखा। फिर होंठ भींचे गाड़ी की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। वो उसके बराबर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके रोड की तरफ लाया। वो सीट से पुश्त लगाए लंबी सांसें लेती रही। नदीम, ये दुरुस्त नहीं। कुछ देर बाद उसने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर कहा। नदीम चौंका था। क्या दुरुस्त नहीं? ये हमारा यूं मिलना। वो सीट पर पहलू बदलते हुए बोली। तुम मुझे पसंद करने लगी हो ना? सच बताओ, उसने अचानक पूछा था। सद्दफ चुप सी हो गई। उसे कोई जवाब न बन पाया था। मगर आप शादीशुदा हैं? वो हौले से बोली और गर्दन झुका दी। वो मुस्कुराया। वो शादी नहीं, बस मजबूरी का सौदा है। पर अब मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और मैं जल्द ही उससे जान छुड़वा लूंगा। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, नाफरमान और झगड़ालू है और कल ही मैंने उसे मैके भिजवा दिया है। वो राहीला के बारे में जाने क्या क्या झूठ बोलता रहा। सद्दफ कश्मकश में मुब्तला थी। नदीम सरशार सा घर में दाखिल हुआ। वो सद्दफ को उसके घर छोड़ आया था। उसके कुर्ब का सरूर उस पर छाया हुआ था। लाउंज में राहीला उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। उसे देखकर वो सीधी हुई और मुस्कुराई। आ गए आप? उसने पूछा तो नदीम ने उसे देखा। इस लम्हे उसे वो बिल्कुल सद्दफ नजर आई। वो सद्दफ से मिल के आ रहा था मगर पूरी तरह नहीं मिला था। तिश्नगी अभी बाकी थी। वो उसके करीब गया और बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक जज़ब से अपने साथ लगा लिया। उसके दिलो दिमाग पे सद्दफ छाई हुई थी। राहीला उसके कुशादा सीने से लगी बेखुद हो रही थी। आज उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। वो उसे पुराना नदीम लग रहा था। उस पे अपनी मोहब्बत बरसाता हुआ, उसे अपने सीने से भींचता हुआ वो मदहोश सी होने लगी। नदीम, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसकी सांसें तेज होने लगी थी लेकिन नदीम ने सुना नहीं। नदीम, कपड़े जल जाएंगे, वो बोली तो उससे अलग हो गया और उसकी सुर्ख होते चेहरे को उंगली से छुआ और सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। वो पलटी और कपड़े फिर से प्रेस करने लगी। अब इसके होंठों पर हया आलूद मुस्कान थी। शायद उसकी दुआएं कबूल हुई थी और नदीम बदल गया था। वो काशिफ से नशा आवर दवा ले तो आई थी मगर अभी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसने पीछे मुड़कर नदीम को देखा। वो उसी पे नजरें जमाए बैठा था। वो मुस्कुराई और जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने लगी। ये लें चाय। डिनर के बाद नदीम लाउंज में बैठकर टीवी देख रहा था जब राहीला ने उसे चाय का कप थमाया और उसके करीब ही सोफे पर बैठ गई। एक कुशन उठा के उसने गोद में रख लिया था। रिमोट दें, मैंने ड्रामा देखना है। न्यूज में क्या रखा है? उसने लाड से कहा। ये लो, तुम ही देखो ड्रामा। नदीम ने रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। आज बाहर से आने के बाद से ही नदीम का मूड खुशगवार था। उसने मुस्कुराते हुए रिमोट लिया और अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी। बस अब उठो, अंदर जाएं। वो चाय पीते ही उठ खड़ा हुआ था। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी ड्रामा देख के। उसने मुंह बसोरा और सोफे पे बैठी रही। सीधी तरह अंदर चलो वरना, वो उसे घूरते हुए बोला। वरना क्या? मैं ड्रामा देख के ही आऊंगी। वो उठला के बोली।
तो नदीम ने करीब पड़ा रिमोट उठा के टीवी बंद किया और उसे चंद लम्हे देखता रहा। फिर उसके करीब झुका और उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और इससे पहले कि वो समझ पाती झुक के उसके नर्म और नाजुक वजूद को बाहों में उठा लिया। नदीम, वो चिल्लाई। क्या है, ड्रामा भी नहीं देखने देते। उसने एहतजाज किया मगर वो अनसुनी करता हुआ उसे बाजुओं में भरकर अंदर लाया और लाकर नरमो गुदास बेड पर लिटा दिया। वो चित लेटी उसे देखती रही। उसे लिटाकर वो वापस पलटा और दरवाजा बंद करके लाइट धीमी कर दी और उसकी तरफ वापस आया। उसके इरादे भाम कर वो अपने आप में सिमटने लगी और कंबल ओढ़ लिया। जिस्म तपने लगा था। वो करीब आकर बिस्तर पर लेट गया और कंबल हटाकर उसे बाहों में भर लिया। वो उसके सीने से जा लगी और आंखें बंद कर लीं। वो उसके नर्म होंठों को चूमने लगा, उसके गुदास सीने को हाथों में भींचने लगा। वो मदहोश होने लगी, खुद को उसके हवाले करने लगी। प्यास से लब उसके होंठों से सैराब होने लगे। धड़कनें बेताबी के गीत गाने लगी। अंग अंग में मस्ती सी भर गई, यूं जैसे प्यासे को पानी मिल जाए जो अंदर तक उतर कर उसे जिंदगी बख्श दे, हर गम भुला दे। वो खुद में गुम होने लगी, यूं जैसे वो कहीं ना रही हो। उसकी हस्ती मिट चुकी। ये बेखुदी थी, अजब सा खुमार था, जज्बों की अलग दुनिया थी। उसने लब भींच कर बाजू उसकी गर्दन में हमायल कर दिए और आंखें मूंद लीं।